अच्छा, सबसे पहले ये देखते हैं कि रैंडम वेरिएबल क्या है। ठीक है, देखें, रैंडम वेरिएबल बेसिकली जो है ना, हमारे पास एक फंक्शन है। ठीक है, उसको जो है वो वेरिएबल का नाम दिया है रैंडम वेरिएबल। तो एक ऐसा फंक्शन है कि जो कि किसी भी इवेंट या हाँ, इवेंट बेसिकली, क्योंकि हम जब प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं या स्टैटिस्टिक्स की बात करते हैं तो हम इवेंट्स को डील कर रहे होते हैं बेसिकली। ठीक है, तो वो क्या करता है कि अब जैसे हेड टेल का इवेंट है। ठीक है ना, एक टॉस है, ये एक इवेंट है। तो उसके अंदर हमें ये तो पता है कि हेड और टेल दो जो है वो पॉसिबल आउटकम्स हैं, मगर उनका मैथमेटिकल मेजर हम देखते हैं कि प्रोबेबिलिटी की सूरत में कि क्या प्रोबेबिलिटी है या क्या चांस है कि ये इवेंट अकर होगा या दूसरा इवेंट अकर होगा। तो बेसिकली हम मैथमेटिकली उन चीज़ों को देखना चाहते हैं, असेस करना चाहते हैं कि एक नंबर जब हमारे पास आता है तो उससे हमें अंदाज़ा होता है कि इस इवेंट के अकर होने का क्या चांस है। ठीक है, वो मैथमेटिकल फिगर हम देखना चाहते हैं। तो अब उस मैथमेटिकल फिगर को हम पहले सेट थ्योरी के थ्रू इवेलुएट कर रहे थे, जिसमें हमने पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हमने देखा था, पी ऑफ ए यूनियन बी देखा था। उसके अलावा हमने जो है वो बायस रूल जो है वो देखा था, और लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी था। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ें हमने, जो एलिमेंट्री प्रोबेबिलिटी में से जो है चीज़ें हैं वो हमने देखी थी। लेकिन अब हम देखेंगे कि इन्हीं इवेंट्स को फंक्शंस के थ्रू कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं हम। ठीक है ना, जैसे कॉइन टॉस है। अब कॉइन टॉस का फॉर एग्जांपल दो कॉइन टॉस हुए तो हमने कहा कि उसका जो प्रोबेबिलिटी स्पेस बनेगा या सैंपल स्पेस वो इस तरह का बनेगा। ठीक है, इस तरह का उसका सैंपल स्पेस बनेगा, ये तो हमने देखा। फिर हमने देखा अगर तीन कॉइन टॉस हुए तो जाहिर है 2 टू द पावर n जो है वो उसका सैंपल स्पेस का साइज था। ठीक है, यानी 2 पावर 8, तो हमारे पास 8 टोटल पॉसिबल आउटकम्स आ जाएंगे। इसी तरह अगर चार कॉइन टॉस हुए तो 16 आ जाएंगे। तो मतलब अब इसकी जो कंप्यूटेशन है, जैसे जैसे इवेंट आपका सैंपल साइज बड़ा होता जाता है तो कंप्यूटेशन डिफिकल्ट हो जाती है। तो उसके लिए क्या करते हैं कि हम फंक्शंस की मदद से जो है फिर हम उसको स्टडी करते हैं। और उसमें जाहिर सी बात है, जब हम एज अ फंक्शन उसको एक्सप्रेस करते हैं इवेंट को, तो फिर ज़रा आसान होता है उसको डील करना। ठीक है, तो रैंडम वेरिएबल में बेसिकली हम फंक्शंस की से डील करेंगे। और मैथमेटिकल डेफिनेशन जो है इसकी ये है कि अ फंक्शन दैट मैप्स सैंपल स्पेस टू द रियल लाइन। तो इसका मतलब यही है कि जो आपका सैंपल स्पेस है, यानी जो आपके इवेंट है, ठीक है ना, उसको एक रियल लाइन पे मैप करने का मतलब ये है कि एक मैथमेटिकल मेजर के तौर पे, एक नंबर के तौर पे आपको दिखाता है वो। ठीक है, तो ये लिखा हुआ भी है, if S is a sample space with a probability measure and X is a real valued function defined over the elements of S, then X is called a random variable। तो ये वही बात है कि आपके नंबर के तौर पे जो है वो एक्सप्रेशन देता है आपका रैंडम वेरिएबल। ठीक है, अब हम जरा ये देख लेते हैं। फॉर इंस्टेंस हमारे पास यहाँ पे एग्जाम्पल है। अ, अच्छा, टू सॉक्स आर सिलेक्टेड। इसको मैं जरा ऊपर कर देता हूँ। अच्छा, टू सॉक्स आर सिलेक्टेड एट रैंडम एंड रिमूव्ड इन सक्सेशन फ्रॉम अ ड्रॉवर। ठीक है, कंटेनिंग 5 ब्राउन सॉक्स एंड 3 ग्रीन सॉक्स। अच्छा, टू सॉक्स आर सिलेक्टेड। ठीक है, टू सॉक्स आपने सेलेक्ट किए हैं एंड रिमूव्ड इन सक्सेशन फ्रॉम अ ड्रॉवर कंटेनिंग 5 ब्राउन सॉक्स एंड 3 ग्रीन। तो 5 जो है वो ब्राउन सॉक्स हैं और 3 ग्रीन है, जिसमें से आपने टू जो है वो रिमूव किए हैं। ठीक है, list the elements of the sample space, the corresponding probabilities and the corresponding values w of the random variable w, where w is the number of brown socks selected। ठीक है, यानी कि हमने क्या करना है कि अब 5 ब्राउन है, 3 ग्रीन है। अच्छा, इस तरह के प्रॉब्लम्स बेसिकली हमने पहले भी देखे थे कि एन अर्न कंटेनिंग 5 ग्रीन बॉल्स एंड 6 ब्लू बॉल्स, इस तरह के जो थे हमने सॉल्व किए थे सेट थ्योरी को यूज करते हुए। मगर अब जरा इसको देखेंगे डिफरेंट वे में। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि टू सॉक्स आर सिलेक्टेड एट रैंडम। ठीक है, ये सॉक्स हमने सिलेक्ट किए हैं रैंडम फ्रॉम ड्रॉवर। 5 ब्राउन है, 3 ग्रीन है।
लिस्ट द एलिमेंट्स ऑफ द सैंपल स्पेस। सबसे पहले तो हमने सैंपल स्पेस के एलिमेंट्स लिखने हैं, ठीक है, यानी टोटल पॉसिबल आउटकम्स, यानी जो सैंपल स्पेस है वो कैसा होगा, क्या होगा, ठीक है ना। क्योंकि दो सॉक्स हैं तो जाहिर सी बात है दोनों ब्राउन भी हो सकते हैं, दोनों ग्रीन भी हो सकते हैं, एक ब्राउन एक ग्रीन भी हो सकता है, ठीक है ना। तो हम इसका सैंपल स्पेस पहले बताएंगे, फिर the corresponding probabilities and the corresponding values W of the random variable where W is the number of brown socks selected। तो हम जिस इवेंट में इंटरेस्टेड हैं वो इवेंट है ब्राउन सॉक्स के सिलेक्शन का। जैसे कॉइन टॉस के अंदर अगर फॉर एग्जांपल हम इसमें इंटरेस्टेड हैं कि हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो ये हमारा यानी कि वो इवेंट है कि जिसमें हम इंटरेस्टेड हैं, ठीक है, जो एक्सपेक्टेड आउटकम देखना चाहते हैं हम उसका। तो पहले तो हम इसका सैंपल स्पेस देखेंगे, ठीक है। तो अब देखें दो सॉक्स सिलेक्ट हुए हैं तो दोनों ब्राउन भी हो सकते हैं, एक ब्राउन एक ग्रीन भी हो सकता है, एक ग्रीन एक ब्राउन भी हो सकता है, दोनों ग्रीन भी हो सकते हैं। बेसिकली कॉइन टॉस ऐसा ही प्रॉब्लम है जैसे कि दो कॉइन्स को साइमल्टेनियसली आपने टॉस किया हो, ठीक है। तो उसी तरह का बेसिकली ये प्रॉब्लम है। तो अब देखें दोनों ब्राउन आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। अब 5 ब्राउन है, ठीक है, और ग्रीन कितने हैं, ग्रीन आपके पास हैं 3 ग्रीन, ठीक है, 3 ग्रीन है, 3 ग्रीन है। तो दोनों ब्राउन होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, जाहिर सी बात है अच्छा, सबसे पहले अगर आप पहला बॉल ड्रॉ करते हैं, ठीक है, और वो ब्राउन होता है फॉर एग्जांपल, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, जाहिर सी बात है 5/8 होगी। 5/8 क्यों होगी, टोटल 5 ब्राउन सॉक्स हैं और जो टोटल सैंपल स्पेस है वो आपका 8 है, क्योंकि ये टोटल 8 सॉक्स हैं, ठीक है। तो पहले जो है ब्राउन आने की प्रोबेबिलिटी जो है 5/8 होगी, सही है। फिर दूसरा भी अगर ब्राउन आएगा, जाहिर सी बात है अगर एक आपने निकाल लिया तो आपके पास 4 रिमेनिंग होंगे पीछे ब्राउन, और सैंपल स्पेस में भी आपके पास 7 रहेंगे सॉक्स। तो ये आपके पास आ जाएंगी, आएगी प्रोबेबिलिटी दोनों ब्राउन आने की, तो ये आ जाएगी 20 अपॉन, या इसको इस तरह से कर लें 4 2 8, और ये आ जाएगा 5/14, ठीक है, ये आ जाएगा 5/14, ठीक है, 5/8, यानी कि पहला सॉक्स जो है वो ब्राउन था, मल्टीप्लाई बाय 4/7, और मल्टीप्लाई बाय 4/7 इसलिए कर रहे हैं क्योंकि दूसरा भी ब्राउन। उसके बाद ब्राउन ग्रीन। अब ब्राउन ग्रीन होने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, जाहिर सी बात है अगर पहला ब्राउन है तो 5/8 है, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय, अब दूसरा अगर ग्रीन है तो ग्रीन टोटल कितने हैं आपके पास, 3 है, और रहे कितने गए, 7। तो यह आ जाएगा 15/56, ठीक है, 15/56। इसी तरह अब ग्रीन और ब्राउन है तो पहले ग्रीन सिलेक्ट कर रहे हैं, तो ग्रीन आपके पास टोटल 3 है तो ये होगा 3/8 मल्टीप्लाई बाय 5/7, क्योंकि 5 आपके पास ब्राउन है तो ये आ जाएगा 15/56, ठीक है। ये प्रोबेबिलिटी आपके पास आ गई। इस तरह ग्रीन ग्रीन आने की प्रोबेबिलिटी, अब ग्रीन आपके पास 3 है, ठीक है, 3/8 मल्टीप्लाई बाई दूसरा भी आप ग्रीन देखना चाहते हैं तो 2/7 हो जाएगा, तो ये आपके पास आ जाएगा 3/28, ठीक है, ये आपके पास आ जाएगी प्रोबेबिलिटी। और W2 का क्या मतलब है कि दोनों ब्राउन है, क्योंकि उसने कहा था कि जो इवेंट है जिसमें वो इंटरेस्टेड है वो ब्राउन के अंदर है, ठीक है। तो दोनों ब्राउन आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 5/14। इसी तरह दोनों क्या कहते हैं, तो अच्छा सॉरी, एक मिनट, हाँ दोनों ब्राउन का कहा है ना उसने, डब्ल्यू उसने कहा है कि दोनों ब्राउन है, वेयर डब्ल्यू इज द नंबर ऑफ ब्राउन सॉक्स, हाँ। तो दोनों ब्राउन सॉक्स आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 5/14 है, ठीक है। W(2) यानी इसको ऐसे लिखते हैं W=W, ठीक है ना। तो ये है W=2, ठीक है, कि दोनों ब्राउन सॉक्स हों उसकी प्रोबेबिलिटी। ये है W=1 एक ब्राउन सॉक्स, ये भी W=1 एक ब्राउन सॉक्स, ठीक है, और ये W=0 यानी कोई भी ब्राउन सॉक्स ना हो, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ W=2 के दोनों ब्राउन सॉक्स हों उसकी प्रोबेबिलिटी ये आपके पास आ गई। तो ये बेसिकली डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल का एक केस है। अब मैं आपको बताऊंगा कि डिस्क्रीट और इसमें बेसिकली डिफरेंस क्या है, ठीक है ना, डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल्स के अंदर। अच्छा देखें, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल जो है ना बेसिकली वो डिस्क्रीट वैल्यूज लेगा,
डिस्क्रीट वैल्यूज जैसे फॉर एग्जांपल अभी यही एग्जांपल है कॉइन टॉस की, या इसकी एग्जांपल है, ठीक है। तो इसमें आप देख रहे हैं कि कोई इंटरवल नहीं है, ठीक है। एग्जैक्ट हम देख रहे हैं कि W=2, W=1, प्रोबेबिलिटीज है ना ये, कि दोनों ब्राउन सॉक्स हों उसकी प्रोबेबिलिटी ये है, ठीक है ना। और एक ब्राउन सॉक्स हो इसकी प्रोबेबिलिटी ये, सिमिलरली इस तरह से आपके पास है, ठीक है। तो यानी डिस्क्रीट वैल्यूज लेगा। इसी तरह एक एग्जांपल उसमें बुक के अंदर भी है, जो आपके नोट्स हैं उसमें भी है, कि लॉन्ग जंप की एक एग्जांपल है। अब देखें लॉन्ग जंप में क्या होता है। लॉन्ग जंप में जो जंपर होता है, जब वो जंप करता है तो वो आगे फॉल करता है, और ये जो डिस्टेंस होता है ना, ये किसी भी डिस्टेंस पे फॉल कर सकता है, ठीक है। ये यहाँ पे भी फॉल कर सकता है, यहाँ भी फॉल कर सकता है, यहाँ भी, ये फिक्स्ड नहीं होता ये डिस्टेंस, ठीक है। लेकिन हाई जंप में क्या होता है, हाई जंप में आपके पास एक पोल लगा हुआ होता है, ठीक है ना। और उस पोल के ऊपर से ही बेसिकली जंप करना होता है, यानी फिक्स्ड होता है। फॉर एग्जांपल 3 मीटर की हाइट पे फिक्स्ड है, ठीक है। फिर उसके बाद हो सकता है वो 4 मीटर की हाइट पे फिक्स्ड हो जाए, ठीक है। तो ये जो एग्जांपल है ये डिस्क्रीट की एग्जांपल है, ठीक है ना। और यहाँ पे जो है आपके पास ये कंटिन्यूअस की एग्जांपल है लॉन्ग जंप, क्योंकि लॉन्ग जंप में जाहिर सी बात है आपको पता नहीं है कि आप कितना मीटर जंप कर रहे हो। आप 2 मीटर भी कर सकते हो, 2.5 भी कर सकते हो, 2.7 भी कर सकते हो, 2.65 भी कर सकते हो, 2.67, 8, 9 भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल आपके पास कंटिन्यूअस और डिस्क्रीट की एग्जांपल्स हैं। इसी तरह अब ये देखें ज़रा, अब देखें, अब बैलेंस्ड कॉइन इज टॉस्ड 4 टाइम्स। अब देखें 4 दफा जो है कॉइन को टॉस किया गया है, ठीक है। अब इसका सैंपल स्पेस बनाएंगे, जाहिर सी बात है हम, तो ये होगा 2 पावर 4। इसके 16 जो है वो टोटल पॉसिबल आउटकम्स होंगे। पहला पॉसिबल आउटकम क्या है कि चारों हेड आ जाए। दूसरा पॉसिबल आउटकम क्या है कि 3 में हेड आए, 1 में टेल आए। इसी तरह तीसरा क्या है, 2 में हेड आए फिर टेल आए फिर हेड आए। इसी तरह हेड टेल हेड हेड, ठीक है। ये पॉसिबल आउटकम्स है, ठीक है। ये इस तरह के 16 पॉसिबल आउटकम्स होंगे। फिर हर एक की प्रोबेबिलिटी। अब हम किस में इंटरेस्टेड है, ये देखें क्या कह रहा है। दैट आर presumed to be like equally likely as this is what we mean by a coin being balanced। equally likely का मतलब आप लोगों को पता है, equally likely का ये मतलब होता है कि फॉर एग्जांपल अगर हम कॉइन को टॉस कर रहे हैं तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी भी 0.5 है और टेल आने की भी 0.5 है, यानी प्रोबेबिलिटीज इक्वल है सक्सेस और फेलियर की। तो ठीक है। या ये कह सकते हैं कि तमाम इवेंट्स की, यानी पूरे सैंपल स्पेस की जो हर इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी है वो इक्वल है। जैसे कि डाइस रोल में भी होता है आपके पास 1/6 1/6 होती है हर फिगर के आने की प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो ये इक्वली लाइकली है। एंड द corresponding values x of the random variable कैपिटल x द टोटल नंबर ऑफ हेड्स, यानी कि हम टोटल नंबर ऑफ हेड्स में इंटरेस्टेड है, ठीक है। तो अब टोटल नंबर ऑफ हेड्स, चारों टॉसेस में चारों हेड आए, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, जाहिर सी बात है प्रोबेबिलिटी का हमने पढ़ा था कि ये इक्वल होगा आपके पास किसका, आपका पॉसिबल आउटकम और सैंपल स्पेस, ठीक है। एक्सपेक्टेड आउटकम और सैंपल स्पेस। तो अब जाहिर सी बात है जो आपका सैंपल स्पेस है पूरा, उसके अंदर कितने हैं, 16 एलिमेंट्स हैं, ठीक है। इस तरह के अगर मैं कंस्ट्रक्ट करता जाऊं तो टोटल 16 एलिमेंट्स आएंगे, ठीक है ना। इस तरह के मैं कंस्ट्रक्ट करता जाऊं तो ये टोटल 16 एलिमेंट्स आएंगे। तो अब जाहिर सी बात है चारों दफा हेड आए ये एक ही दफा पॉसिबल है, ठीक है। तो हर टॉस में हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, जाहिर सी बात है 1/16 होगी, क्योंकि आपका एक्सपेक्टेड आउटकम सिर्फ एक ही पॉसिबल है और टोटल सैंपल स्पेस आपके 16 एलिमेंट्स है। सिमिलरली अगर वो कहे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ x=2, यानी ऐसी प्रोबेबिलिटी बताओ कि जिसमें कि हेड 2 बार आए, ठीक है। क्या प्रोबेबिलिटी है कि 2 दफा हेड आए, ठीक है, चारों टॉसिस में। तो आप उसकी प्रोबेबिलिटी के लिए क्या करेंगे, हम देखेंगे जिसमें 2 दफा हेड आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ भी 2 दफा हेड तो आ रहा है, एक ये हो गया, इसमें भी 2 दफा हेड आ रहा है, इसमें भी 2 दफा, 3 हो गए, इसमें भी 2 दफा हेड आ रहा है, इसमें भी, इसमें आज 3 दफा रहा है, ये आप देख रहे होंगे कि इसमें 3 दफा आ रहा है। लेकिन एटलीस्ट को देखते हैं हम कि 2 दफा आ रहा है कम से कम, ठीक है। एटलीस्ट 2 दफा मतलब कम से कम 2 दफा आ रहा है। अच्छा इसी तरह यहाँ पे भी 2 दफा आ रहा है। इसी तरह तमाम इवेंट्स में जो है हमारे पास आएगा, सिवाय किन इवेंट्स के, एक इस इवेंट में 2 दफा हेड नहीं आएगा जिसमें चारों में टेल आएगा, एक इस इवेंट में नहीं आएगा, ठीक है, एक इस इवेंट में नहीं आएगा, और एक इस इवेंट में
नहीं आएगा, मतलब कि 4 इवेंट्स हमारे पास ऐसे हैं कि जिसमें 2 दफा हेड नहीं आएगा, बाकी हर इवेंट में आएगा। ठीक है। तो अच्छा हाँ, एग्जैक्टली 2 दफा हेड देखने की प्रोबेबिलिटी देखनी है हमने। सॉरी, इसमें हमने क्या करना है, द टोटल नंबर ऑफ हेड्स। ठीक है, ठीक है, सॉरी। इसमें बल्कि ऐसे नहीं देखना है, है कि एटलीस्ट नहीं देख रहे, बल्कि टोटल नंबर ऑफ हेड्स एग्जैक्टली देखेंगे हम, कि एग्जैक्टली टोटल नंबर ऑफ हेड्स जो है वो कितनी बार आएगा। ठीक है। तो अब देखें, एग्जैक्टली टोटल नंबर ऑफ हेड्स जो है वो 4 जो है वो इसमें एक ही में आएगा, तो जाहिर है 1/16 हो गई। ठीक है। एग्जैक्टली 3 जो है वो हेड्स किस किस में आएंगे, इस इवेंट में भी आएंगे, इस इवेंट में भी आएंगे, इस इवेंट में भी आएंगे, और इस इवेंट में भी आएंगे। तो ये जो है वो एग्जैक्टली 3 हेड्स आने की जो है वो प्रोबेबिलिटीज है इंडिविजुअल की। ठीक है। अब बाकी जो है वो टोटल प्रोबेबिलिटी हम निकालेंगे इसके बाद ना। पहले मैं इंडिविजुअल इसको टेबल दिखा रहा हूँ आपको, फिर इसी तरह 2 दफा हेड आने की प्रोबेबिलिटी। ठीक है। एक एक यहाँ पे है, एक इवेंट ये है, एक इवेंट ये है। ठीक है। इसी तरह हम नीचे देखते हैं, यहाँ पे उसके बाद ये हमारे पास है। ठीक है। एलिमेंट्स ऑफ सैंपल स्पेस, यहाँ पे भी हमारे पास 2 दफा हेड आ रहा है, यहाँ पे भी 2 दफा हेड आ रहा है। ठीक है। यहाँ पे भी 2 दफा हेड आ रहा है, यहाँ पे भी 2 दफा हेड आ रहा है। ठीक है। इसी तरह फिर यहाँ 1 दफा हेड आ रहा है, यहाँ भी 1 दफा आ रहा है, इसमें भी 1 दफा हेड आ रहा है, इसमें भी, और इसमें 0 हेड आ रहे हैं। ठीक है। तो अब प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 4 के चारों हेड आए हैं, तो वो हमारे पास क्या है, 1/16, क्योंकि एक ही इवेंट है। ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 3, यानी 3 हेड आए। ऐसे इवेंट्स कितने हैं हमारे पास, इसमें 3 हेड आए, इसमें भी 3 हेड आएंगे। ठीक है। इसमें भी 3 हेड आएंगे, और इसमें भी 3 हेड आएंगे। ठीक है। और इसमें भी 3 हेड आएंगे, तो टोटल 4 इवेंट्स हैं, तो ये इसकी प्रोबेबिलिटी 4/16 हो जाएगी। ठीक है। 4/16 या 1/4। ठीक है। इस तरह प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 2 के एग्जैक्टली 2 हेड्स आए, तो कितने ऐसे इवेंट्स हैं जहाँ पे 2 दफा हेड आ रहा है एग्जैक्टली। एक ये है, 2, 3, 4, और कुछ ऊपर भी थे। ठीक है। यहाँ पे 5 और ये 6, तो इसकी हो जाएगी प्रोबेबिलिटी 6/16, तो ये हो जाएगा 3/8। ठीक है। इसी तरह एक दफा हेड आए, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है कि 1 दफा हेड आए, तो 1 दफा हेड कितनों में आ रहा है, 1 मिनट, मैं इरेज कर देता हूँ यहाँ से। अच्छा, 1 दफा जो है हमारे पास हेड जो आ रहा है वो इन इवेंट्स में आ रहा है। ठीक है। ये ये ठीक है। तो बेसिकली 4 इवेंट्स हैं, तो 4/16 हो जाएगा, और ये 1/4 हो जाएगा। ठीक है। एग्जैक्टली जहाँ पे 1 दफा हेड आएगा, और प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 0 कि 1 दफा भी हेड ना आए, वो कितना है, 1/16। ठीक है। जहाँ पे सिर्फ ये हमारे पास इवेंट है ऐसा जिसमें चारों दफा टेल आएगा, तो 1 दफा भी हेड नहीं आएगा, तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1/16 हो जाएगी। ठीक है। अब देखें, ये तो 4 कॉइन टॉसेस थे। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 10 कॉइन टॉसेस होंगे, तो उसका सैंपल स्पेस कितना बनेगा, 2 पावर 10। ठीक है। तो ये बहुत बड़ा लेंदी टास्क हो जाएगा इसको कंप्यूट करना, एक एक करके पहले सैंपल स्पेस बनाना और फिर प्रोबेबिलिटीज देखना। तो इसीलिए हम क्या करते हैं कि इसके रैंडम वेरिएबल्स हम डिफाइन करते हैं। तो फॉर इंस्टेंस अगर मैं कहूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स को मैं नाम दे दूं एफ ऑफ एक्स, या मैं इसको ऐसे लिख दूं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स इक्वल है 4 CX डिवाइडेड बाय 16। ठीक है। यानी कि 4 कॉइन टॉसेस में क्या हो गया ये, 4 CX। ठीक है। एक्स क्या है, नंबर ऑफ हेड्स। अब आपको कितने नंबर ऑफ हेड्स चाहिए, फॉर एग्जांपल एक हेड चाहिए, तो 4C1 डिवाइड बाय 16 हो जाएगा। ठीक है। तो 4C1 डिवाइड बाय 16 आप कर लें, ये आ जाएगा 1/4। ठीक है। आ, ये आपके पास 1/4 आया था। ठीक है। इसी तरह
आपको 2 हेड्स चाहिए एग्जैक्टली, तो 4c2 डिवाइड बाई 16 कर लें, ठीक है, आपके पास 3/8 आ जाएगा। ये आप चेक भी कर सकते हैं अपने कैलकुलेटर में, अगर आपके पास कैलकुलेटर है तो इसको आप चेक भी कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह आपको अगर 3 हेड चाहिए तो 4c3 डिवाइड बाई 16 हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आप फॉर एग्जांपल 10 कॉइन्स को टॉस कर रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, 10cx डिवाइडेड बाय, आप टोटल सैंपल स्पेस क्या होगा, 2 to the power 10, ठीक है। यहाँ पे सैंपल स्पेस 16 था टोटल, तो डिवाइड बाई 16 था, ठीक है। फिर इसमें आप देख सकते हैं कि टोटल 10 हेड चाहिए आपको, तो क्या हो जाएगा, 10c10 डिवाइडेड बाई 2 to the power 10, ठीक है। तो ये 1/2 to the power 10 आ जाएगी प्रोबेबिलिटी उसकी, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 7 अगर आपने निकालना है तो 10c7 डिवाइडेड बाई 2 to the power 10। तो बेसिकली ये हमने क्या किया, एक फंक्शन हमने बना लिया, ठीक है, जिसकी मदद से हमारे लिए कंप्यूट करना आसान हो गया, ठीक है ना। इस तरह से आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, NCX डिवाइडेड बाई 2 to the power n, वेयर n इज द नंबर ऑफ कॉइन्स, ठीक है। n आपके पास क्या हो गया, नंबर ऑफ कॉइन्स, तो जितने भी कॉइन्स आपके पास टॉस हुए, और x क्या है आपके पास, फॉर इंस्टेंस नंबर ऑफ हेड्स, ठीक है। आप नंबर ऑफ हेड्स में इंटरेस्टेड हैं, अगर आप नंबर ऑफ टेल में इंटरेस्टेड हैं तो आप x को नंबर ऑफ टेल्स कह सकते हैं, ठीक है। इसी तरह हम डाइस रोल की भी एग्जाम्पल में देखेंगे, वहां पे भी हमें जो है वो, अब जैसे ये क्या है आपके पास कि as we already saw in example 1 and 2 the probability measure defined over discrete year, ठीक है, छोड़ दें इसको। For instance, having assigned the probability 1/36 to each element of the sample space of figure 1, ये बेसिकली बात हो रही है इधर डाइस रोल की, 2 डाइस को एक साथ रोल किया गया है, ठीक है। यहाँ लिखा हुआ भी होगा, we immediately find that the random variable x, the total rolled with pair of dice takes on the value 9 with probability 4/36, ठीक है। अब 2 डाइस को जो है वो रोल किया है, ठीक है, तो हमें पता है कि टोटल सैंपल स्पेस क्या होता है इसका, जाहिर सी बात है 36 पॉसिबिलिटीज होंगी ना, ठीक है, क्या 1 1 आ जाए, ठीक है, 1 2 आ जाए, या 1 3 आ जाए, ठीक है। इसी तरह ये आगे 1 6 तक जाएगा, फिर 2 1 आ जाए, ठीक है, 2 2 आ जाए, 2 3 आ जाए, और ये इसी तरह 2 6 तक, इसी तरह 3 1, ठीक है, एंड यहाँ पे 6 1 6 2, तो ये टोटल आपके पास 36 इवेंट्स हो जाएंगे, ठीक है। और आपको प्रोबेबिलिटी चाहिए कि क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि जो 2 डाइस आपने रोल किए थे उनका सम जो है वो 9 आए। देखिए सम 9 कब कब आ सकता है, 3 6 आ जाए, ठीक है, 6 3 आ जाए, ठीक है, और 4 5 आ जाए, 5 4 आ जाए, ठीक है। और कोई पॉसिबिलिटी है, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, तो टोटल कितने हो गए, ये 4, एन ऑफ ए आपके पास हो गया 4, और एन ऑफ एस जो आपके पास है 36 है, तो ये 4/36 इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। अगर आप लिखेंगे x इक्वल्स टू 9, प्रोबेबिलिटी ऑफ सम जो है वो 9 आए, तो वो क्या हो जाएगा आपके पास, 4/36। हाउ टू फाइंड आउट 36 विथ 2 कॉइन्स। अच्छा देखें, जब हमने टॉस की बात की थी, कॉइन टॉस की, तो उसमें क्या थे, 2 इवेंट्स थे, हेड और टेल, तो हमने क्या कहा था, 2 power n। तो यहाँ पे कितने टोटल 6 है ना, 1 2 3 4 5 6, तो ये 6 power n हो जाएगा, ठीक है। यानी 2 कॉइन्स को आपने टॉस किया है तो 6 स्क्वायर आपके पास 36 आ जाएगा, क्योंकि टोटल 6 साइड्स होती है ना कॉइन की, ठीक है। अब देखें, फिर वही बात है कि ये एक लेंदी प्रोसेस है कि अगर आप पूरे सैंपल स्पेस को ड्रॉ करें और मैं कहूँ कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि क्या कहते हैं, तो सम जो है वो टोटल 5 आए या 4 आए, इस तरह, तो पूरा सैंपल स्पेस बनाना पड़ेगा, और जाहिर सी बात है एक लंबा काम है। लेकिन अगर हम इसी के लिए, अब ये देखें इन्होंने लिखा हुआ भी है कि सम 2 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/36, 3 आने की क्या है, 2/36, 4 आने की क्या है, ये सारा खैर इन्होंने ड्रॉ कर दिया हुआ है, और टोटल सम 12 आ सकता है, हमें पता है।
और लीस्ट सम 2 आ सकता है कि 1 1 आ जाए दोनों में, इससे कम नहीं हो सकता सम। और मैक्सिमम पॉसिबल सम जो है वो 12 हो सकता है कि दोनों में छक्के आ जाए। सही है। तो ये सारी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जिसने बनाई है, ठीक है, इसको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं, इस पूरे को जो इसने कंस्ट्रक्ट किया है। अब इसी के अगेंस्ट अगर हम ये देखें कि एक सिंपल सा हम फंक्शन बना लें इस तरह का, वेयर हम कहें कि p ऑफ x इक्वल्स टू x, वेयर दिस x इज सम, मतलब जो भी, जैसे सम इक्वल्स 9 फॉर इंस्टेंस, ठीक है, ये हम इसमें इंटरेस्टेड है। तो आपके पास क्या हो गया, 6 माइनस एक्स माइनस 7 डिवाइडेड बाय 36, ठीक है, वेयर x इज द सम, जो भी आपको सम चाहिए, ठीक है, फॉर इंस्टेंस आपको सम 2 चाहिए, तो आप क्या करेंगे, 6 माइनस 2 माइनस 7 डिवाइड बाय 36, तो इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 6 माइनस, अब ये 2 माइनस 7 जाहिर सी बात है मॉड में है, तो ये 5 आएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, और ये 1/36 आ जाएगा। सिमिलरली आपको अगर चाहिए कि 9 आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो ये हो जाएगा 6 माइनस 9 माइनस 7, 2/36, तो ये आ जाएगा 4/36, जो ऑलरेडी हमने कंप्यूट किया था, ठीक है। समझ में आ गया ये आपको? तो ये रैंडम वेरिएबल्स की सिग्निफिकेंस जो है ना, इस तरह से आप देख सकते हैं, ठीक है, ये सारे डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल्स है। अब देखें रैंडम वेरिएबल्स की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। सबसे पहली चीज तो जो सम होगा, सबसे पहली चीज जो प्रोबेबिलिटी होती है वो तो हमें पता है कि दायरे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होती है, ठीक है, ये तो ऑलरेडी हमें पता है। दूसरा एक है सम जो होगा ना तमाम प्रोबेबिलिटीज का, ठीक है, वो 1 के इक्वल होगा, ठीक है, तमाम प्रोबेबिलिटीज का जो सम होगा, तमाम इवेंट्स की जो प्रोबेबिलिटीज अगर हम इंडिविजुअल निकालेंगे तो उनका सम इक्वल टू 1 होगा। फॉर इंस्टेंस 2 कॉइन टॉस किए हमने, ठीक है, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल, ये पॉसिबल इवेंट्स हैं, ठीक है, इसकी प्रोबेबिलिटी होती है 1/4, इसकी होती है 1/2, इसकी भी होती है 1/2, और इसकी होती है 1/4, तो इनको सबको जब हम सम करेंगे तो ये 1 आएगा, ठीक है, इसका सिंपल मीनिंग ये है। तो टोटल प्रोबेबिलिटी जो है वो 1 होगी, ठीक है। और ये फंक्शन भी आपको दिखा दिया जो ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया हुआ है 2 कॉइन टॉसिस के लिए, ठीक है। अच्छा, अब अगेन, अब अगर आपसे कोई कहे चेक वेदर द फंक्शन इज गिवन बाय, अब एक फंक्शन है, ठीक है, ये इस तरह से डिफाइंड है, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस 2/25, अब आपने चेक करना है क्या ये फंक्शन जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन है या नहीं है, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है या नहीं है, फॉर एक्स इक्वल्स टू 1 2 3 4 5, यानी एक्स 1 से लेके 5 तक जा रहा है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच, मतलब किस किस क्वेश्चन में, इसमें? अच्छा, देखें, आपने 2 कॉइन्स को टॉस किया ना, तो पॉसिबिलिटीज क्या है कि दोनों हेड आ जाए, दूसरी पॉसिबिलिटी पहला हेड दूसरा टेल आ जाए, तीसरी पॉसिबिलिटी पहला टेल दूसरा हेड आ जाए, चौथी पॉसिबिलिटी दोनों टेल आ जाए, इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। तो आपके सैंपल स्पेस क्या हो गया, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितने हो गए, टोटल पॉसिबल आउटकम्स 4 हो गए, ठीक है, इसके अलावा कोई पॉसिबल आउटकम नहीं है। अब आप प्रोबेबिलिटीज देखना चाहते हैं, लेट सपोज आप कहते हैं कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि दोनों टॉसेस में हेड आए, तो जाहिर सी बात है एक ही इवेंट मेरे पास ऐसा है जिसमें ऐसा हो रहा है, ठीक है ना, तो जाहिर सी बात है जो आपका एक्सपेक्टेड आउटकम होगा वो सिर्फ 1 होगा, तो प्रोबेबिलिटी जो है वो बराबर हो जाएगी n/a/n/s, ये हमने पहले भी डेफिनेशन में पढ़ा था, तो ये 1/4 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह अगर मैं ये कहूँ कि दोनों की क्या प्रोबेबिलिटी है कि सिर्फ एक हेड आए, तो एक हेड देखें यहाँ पे भी आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे भी आ रहा है, तो जाहिर सी बात है NA आपका क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, क्योंकि दो ऐसे इवेंट्स हैं जिसमें आपके पास एक हेड आ रहा है, और NS स्टिल आपके पास 4 ही है, क्योंकि टोटल पॉसिबल आउटकम्स जो है वो 4 है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सिंगल हेड जो है वो 1/2 आ जाएगी। इसी तरह प्रोबेबिलिटी ऑफ
नो हेड, यानी कोई कोई भी हेड ना आए, दोनों में ही टेल आ जाए, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ जीरो हेड, तो क्या होगी? सिर्फ एक ही इवेंट ऐसा है जिसमें हेड नहीं आ रहा है कोई भी, तो टेल टेल आ रहा है, तो ये 1/4 हो जाएगा। क्लियर है आपको? तो बेसिकली बताने का मकसद ये था कि ये लेंदी प्रोसेस होता है ये वाला, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, फंक्शंस बनाते हैं, ठीक है। इसी को जिसको हम रैंडम वेरिएबल कह रहे हैं, ये बेसिकली फंक्शन होता है रैंडम वेरिएबल, ये कोई वेरिएबल नहीं है बट दिस इज अ फंक्शन, ठीक है। तो इस तरह के फंक्शन से काम आसान हो जाता है। फॉर एग्जांपल अब यहाँ देखो एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 4 चूज एक्स डिवाइडेड बाय 16, ये जो मैं इस तरह से लिख रहा हूँ ना इसको, 4 एक्स इस तरह, ये इसका मतलब होता है 4 CX, ठीक है। वेयर एक्स इज, अब एक्स को कोई भी नाम दे सकते हो, एक्स यानी मिसाल के तौर पे आप ये चाह रहे हो कि नंबर ऑफ हेड्स, टोटल नंबर ऑफ हेड्स, तो आप इसको कह सकते हो, टोटल नंबर ऑफ टेल्स भी आप इसको कह सकते हो, ठीक है। अब मैं चाह रहा हूँ कि भाई कितनी क्या प्रोबेबिलिटी है कि टोटल हेड्स 2 आए हैं, तो मैं यहाँ कर दूंगा 4C2 डिवाइड बाई 16, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ये 1/2 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह मैंने एग्जांपल दी थी, अगर हमारे पास 10 कॉइन्स को टॉस किया या 100 कॉइन्स को टॉस किया है, तो फिर जाहिर सी बात है वहां पे प्रोबेबिलिटी जो होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स, फॉर एग्जाम्पल 10 कॉइन्स टॉस किए, तो मैंने कहा था उसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा 10CX डिवाइडेड बाई 2 पावर 10, ये टोटल पॉसिबल आउटकम्स है, और ये क्या है आपके पास, एक्सपेक्टेड आउटकम। और ये फॉर्मूला कहाँ से आया? ठीक है, ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से आता है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन हम देखेंगे, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को भी, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन हम जाहिर सी बात है एक एक करके सारी डिस्कस करेंगे, तो ये बेसिकली बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से आता है, ठीक है। अच्छा, इसी तरह अब आपसे, ये तो खैर बहुत सिंपल सा है कि आपसे कोई पूछ रहा है कि भाई बताएं ये रैंडम वेरिएबल है या नहीं है, तो सबसे पहले आप ये देखें क्या तमाम प्रोबेबिलिटीज जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है, तो जाहिर सी बात है ये पॉजिटिव है। यहाँ पे 1 डालेंगे तो 1+2/25, 1+2/25 ये आएगा 3/25, ठीक है। इसको हम कहेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल्स टू 1। इस तरह प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल्स टू 2 क्या हो जाएगा, 2+2/25 ये हो जाएगा 4/25। प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल्स टू 3 क्या हो जाएगा, 5/25 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल्स टू 4 ये होगा 6/25। इस तरह प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल्स टू 5 ये हो जाएगा 7/25, ठीक है, और मैक्सिमम 5 तक ही है। तो सारी पहली कंडीशन सेटिस्फाई होगी, सारे पॉजिटिव है। अब दूसरी कंडीशन क्या है कि समेशन एफ एक्स जो है वो भी 1 के बराबर होना चाहिए, तो इन सबको आप सम कर लें और देखें क्या ये 1 के बराबर आ रहा है। तो अगर ये इनका सम 1 के बराबर आ रहा है, इसका मतलब ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गए और हम कहें